नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल तक अपने बात कर रहे थे सेल के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने सेल की वोल्टताओं को समझा था, जिसमें हमने सेल की वोल्टताओं को दो नाम से रिप्रेजेंट किया है। नंबर फर्स्ट सेल की टर्मिनल वोल्टता और नंबर सेकंड सेल का विद्युत वाहक बल, और उसको हमने अच्छे से समझा भी था और साथ में हमने टर्मिनल वोल्टता और विवा बल के बीच में संबंध भी रिप्रेजेंट किया था। इसी कड़ी में इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपनी बात करने वाले हैं कि जैसे अपने पास जो सेल था वो कुछ इस प्रकार से था। सपोज दैट ये एक सेल है। अब इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? सेल को वास्तव में रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे ये सेल का विद्युत वाहक बल होगा और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि ये जो कंप्लीट आपको बॉक्स के अंदर कोई जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलके क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? बाकायदा एक बैटरी का रिप्रेजेंटेशन होता है और उसके साथ में एक प्रतिरोध भी लगा होता है जो कि स्मॉल आर होता है, और ये स्मॉल आर जो प्रतिरोध होता है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब किसी विद्युत परिपथ में यदि एक सेल लगा हुआ है, साथ में अपने यू मान लें कि भाई एक लगा हुआ है कोई प्रतिरोधक यानी कि विद्युतीय युक्ति, मान लो इसका प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो सेल के सिरों पे जो भी वोल्टता ज्ञात होगी उस वोल्टता को अपने इस सूत्र से फाइंड आउट करेंगे जो कि हमने कल देखा था, V बराबर E माइनस आई आर। ये जो V होगा वो टर्मिनल वोल्टता होगा, जबकि इस सेल से लगातार करंट लिया जा रहा है, परिपथ में धारा प्रवाहित की जा रही है। तो जब सेल से करंट लिया जाता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, तो सेल के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर या वोल्टता क्या होता है? टर्मिनल वोल्टता होता है। यानी कि सेल की जो वोल्टता होगी वो V बराबर E माइनस आई आर सूत्र से रिप्रेजेंट होगी। जबकि ये जो प्रतिरोध लगा होता है, प्रतिरोध के सिरों पे जो वोल्टता होती है वो किससे रिप्रेजेंट होती है? वो ओम के नियम से, यानी कि V बराबर आई आर से निकलती है। शॉर्ट एंड स्वीट, किसी भी परिपथ में यदि सेल लगा हुआ है तो उसके सिरों की वोल्टता V बराबर E माइनस आई आर सूत्र से निकलती है। जबकि उसी परिपथ में यदि कोई प्रतिरोधक लगा हुआ है, यानी कि कोई भी युक्ति लगी हुई है, जैसे फ्रिज है, कूलर है, एसी है, फैन है, कोई भी युक्ति, उसके सिरों पे जो भी वोल्टता निकलती है वो V बराबर आई आर से निकलती है। ध्यान रखोगे ये आरोपित वोल्टता है। सेल कौन सी वोल्टता प्रदान करता है? आरोपित वोल्टता। और प्रतिरोधक के सिरों पे कौन सी वोल्टता उत्पन्न होती है? उत्पन्न वोल्टता होती है। तो ये आरोपित वोल्टता होगी और ये उत्पन्न वोल्टता होगी। और ऐसा हम जानते हैं कि आरोपित वोल्टता का मान हमेशा किसके बराबर होता है? उत्पन्न वोल्टता के बराबर होता है। यानी कि इस V का जो मान आएगा वो इस V के बराबर होगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब ये जो सेल है जिसके लिए अपने कल समझा था कि टर्मिनल वोल्टता हमेशा कम रहती है, किससे? विद्युत वाहक बल से। लेकिन एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किस स्थिति में सेल की टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होगी? मोस्टली तो क्या होता है? टर्मिनल वोल्टता हमेशा कम होती है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है और आगे भी आ सकता है कि किस स्थिति में टर्मिनल वोल्टता ज़्यादा होती है? किससे? विद्युत वाहक बल से। तो सपोज दैट अपने पास ये एक सेल है, कुल इस प्रकार से, कुछ मतलब इस प्रकार से है। साथ में अपने एक स्ट्रक्चर को और ले लेंगे। ये अपने पास एक सेल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस सेल को हम एक बार जोड़े किसी विद्युत परिपथ में, यानी कि सेल से अपने करंट लेंगे और अगली बार उसी सेल को अपने चार्ज करेंगे। ये तो होगा निरावेशन की स्थिति में। कौन सी स्थिति में? निरावेशन। और एग्जैक्ट यदि मैं सेल की बात करूँ तो एग्जैक्टली सेल ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या बन जाता है? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। तो विवा बल E हो गया, आंतरिक प्रतिरोध R हो गया। इसी सेल को आप इस प्रकार से एग्जैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R और इसका विवा बल है वो E है। यदि ये सेल निरावेशन की कंडीशन में, निरावेश मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है, इससे अपने किसी भी विद्युत परिपथ में करंट ले रहे हैं, ये निरावेशित हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उस केस में ये नियम लागू होता है कि V बराबर E माइनस आई आर, क्योंकि करंट फ्लो इस प्रकार से होगा, प्लस से बाहर की ओर होता है। लेकिन यदि अपने इसी सेल को अपने आवेशन की स्थिति में ले लें, अर्थात सेल को अपने चार्ज करें, चार्ज करने की स्थिति में क्या होता है कि सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है।
पहले वाले की तुलना में चार्ज की कंडीशन में, यानी कि धारा की जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है। तो जहाँ पहले V बराबर E माइनस आई आर था, वहीं पे अब I की डायरेक्शन बदल गई। I है वो पहले वाले का उल्टा, यानी कि I के स्थान पे अब हमें माइनस आई करना पड़ेगा, और माइनस आई यानी कि प्लस आई बन जाएगा। तो V बराबर E प्लस आई आर बन जाएगा। इस केस में जो V का मान होगा वो E से ज़्यादा होगा, यानी कि V है वो तो अधिक होगा और E है वो क्या होगा, कम होगा। तो टर्मिनल वोल्टता एक विशेष कंडीशन में V बल से ज़्यादा हो जाती है। वो विशेष कंडीशन होती है जब सेल आवेशन की स्थिति में हो, यानी कि सेल चार्ज की कंडीशन में हो। तो शॉर्ट एंड स्वीट, जब सेल चार्ज की कंडीशन में होता है तो टर्मिनल वोल्टता का मान ज़्यादा रहता है, जबकि V बल का मान कम रहता है। और वो डिस्चार्ज की कंडीशन में होता है, यानी कि परिपथ को करंट देता है, उस केस में टर्मिनल वोल्टता कम होती है और V बल है वो ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये अपने पास सेल का मैटर था। अब अपने बात करने वाले हैं कि यदि अपने पास एक सेल है तब तो उसकी टर्मिनल वोल्टता यानी कि V इस प्रकार से आ गया, सिंपल फॉर्मूला। अपने पास यदि एक से ज़्यादा सेल हो तो अपने अधिकतम वोल्टता कब प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, सेलों को किस प्रकार से जोड़ें, यानी कि अपने बात करने वाले हैं सेलों की संयोजन की। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा सेलों का संयोजन। सो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन हम क्यों करते हैं? अब कई बार मैं आपको बेसिकली नॉलेज दे देता हूँ। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो धक्का लगाने से स्टार्ट होती है, देखा है ऐसा? क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है या फिर उसमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है। जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, जो बैटरी उसकी चार्ज नहीं होती, यदि उसी वाहन में अपने एक से ज़्यादा बैटरी लगा दें तो उसके स्टार्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब समस्या ये आती है कि बैटरियों को हम जोड़ें किस प्रकार से ताकि उस गाड़ी को मैक्सिमम करंट मिल पाए, ताकि वो स्टार्ट हो जाए। इसी प्रकार से अपने जो टॉर्च होती हैं घरों में, उसमें एक से ज़्यादा सेल लगे होते हैं। वो इसीलिए होते हैं ताकि अब ज़्यादा लाइट है वो हमें मिल सके, यानी कि ज़्यादा विद्युत ऊर्जा है वो उत्पन्न हो सके। यानी कि वहाँ पे एक सेलों का कॉम्बिनेशन होता है। तो सेलों का कॉम्बिनेशन हम करते क्यों हैं? ताकि जो भी हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में आउटपुट मिलता है वो मैक्सिमम प्राप्त हो। इसीलिए अपने एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ देते हैं। और जोड़ने के भी दो तरीके होते हैं। सेलों का पहला संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन और सेलों का दूसरा क्रम होता है समांतर क्रम संयोजन। तो आज अपने बारी बारी से ये समझेंगे कि अपने सेलों को किस क्रम में जोड़ें तो हमें मैक्सिमम ऊर्जा मिलेगी और किस क्रम में जोड़ें तो अपने न्यूनतम ऊर्जा मिलेगी। अब जैसे अपने पास 10-10 वोल्टेज की 2 बैटरी है या 3 बैटरी है और अपने पास एक ऐसी युक्ति है जो 5 वोल्ट पे ही काम करती है, तो अपने पास 5 वोल्ट की बैटरी तो है ही नहीं। तो उन 10-10 वोल्ट की जो बैटरियां अपने पास अनेक रखी हुई हैं, उन्हीं बैटरियों को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं 5 वोल्ट में। कैसे, उसको अपने समझेंगे। इसी प्रकार से अपने पास 10-10 वोल्ट की जो बैटरियां थी उससे हमें यदि 50 वोल्ट प्राप्त करना है तो भी हम कर सकते हैं। कहने का मतलब अपने पास कितने भी वोल्टता की बैटरियां हों बहुत सारी, सेल हों बहुत सारे, तो उनके आधार पे या उससे अपने वांछित, अपने इच्छा अनुसार कितनी भी वोल्टता में उनको आपस में संयोजित करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज अपने बात करने वाले हैं कि सेलों को आपस में किस प्रकार से जोड़े कि भाई उसमें वोल्टताएं हैं वो अपने इच्छा अनुसार प्राप्त हो जाएं। श्रेणी क्रम में वोल्टता बढ़ेगी या घटेगी, समांतर क्रम में वोल्टता बढ़ेगी या घटेगी, अपने उसी को आज समझने वाले हैं। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे सेलों के संयोजन में। पहला होगा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सो अपने पास सपोज दैट इस प्रकार से सेल है, ये अपने पास एक पहला सेल हो गया, जिसका ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया R1 नाम देंगे, पहले वाले सेल का V बल E1 नाम दे दिया। इसी प्रकार से अपने एक दूसरा सेल ये और जोड़ दिया, जिसका ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया ये R2। ये अपने पास 2 सेल हो गए। अब इन दोनों सेलों को अपने क्या करेंगे, किसी बाह्य विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे अपने एक प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसका प्रतिरोध हमने मान लिया कैपिटल R। तो एक सेल कौन सा होगा, एक सेल तो ये हो जाएगा।
सेकंड सेल कौन सा होगा? सेकंड सेल ये हो जाएगा। तो पहले सेल की यदि मैं बात करूं तो उसका वी बबल कितना है? E1 है। दूसरे सेल का वी बबल कितना है? यहाँ पे अपने वी बबल इसका कितना मान लेंगे? E2 मान लेंगे। पहले वाले का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R1 है और दूसरे वाले का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R2 है। अब इन सेलों को हमने आपस में संयोजित कर दिया तो करंट है वो प्लस से बाहर की ओर निकलता है, दोनों का प्लस एक ही डायरेक्शन में है कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें करंट मिलेगा और करंट को अपने मान लेंगे I। ये दोनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो पूरे परिपथ में जो करंट फ्लो होगा वो I होगा। I करंट ही तो R1 R2 प्रतिरोध में से जाएगा और I करंट ही R प्रतिरोध में से जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों सेलों को आपस में हमने जोड़ दिया तो हमें करंट कितना मिलेगा उसकी अपने बात करने वाले हैं, यानी कि I की वैल्यू अपने फाइंड आउट करने वाले हैं। तो I की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे? एक्चुअली में क्या होगा कि ये दोनों समान श्रेणी क्रम में लगे हैं तो श्रेणी क्रम में अपने ये जानते हैं कि जो वोल्टताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता V1 है, इसी प्रकार दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता आप V2 मान लो। और मैंने आपको क्या कहा था कि उत्पन्न वोल्टता बराबर आरोपित वोल्टता। अब यहाँ पे आरोपित वोल्टताएं दो हैं क्योंकि दो बैटरी लगी हुई है, बैटरी के द्वारा हमेशा वोल्टता आरोपित होती है, तो ये दोनों ही वोल्टताएं आरोपित वोल्टताएं होंगी। कौन कौन सी? V1 और V2। तो उत्पन्न वोल्टता क्या होगी? उत्पन्न वोल्टता केवल प्रतिरोध के सिरों पे होगी जिसको अपने V बोलेंगे, और प्रतिरोध के सिरों पे वोल्टता निकलती कैसे है? IR से निकलती है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जो कुल उत्पन्न वोल्टताएं हैं वो कुल आरोपित वोल्टताएं हैं वो उत्पन्न वोल्टता के बराबर होगी। मतलब V का जो मान आएगा वो V1 प्लस V2 के तुल्य होगा। अब यहाँ पे V तो सिंपली IR से निकल जाता है, लेकिन इनकी टर्मिनल वोल्टताएं कैसे ज्ञात करोगे? तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सेल के सिरों पे टर्मिनल वोल्टता है वो इस सूत्र से निकलती है, V बराबर E माइनस IR। यहाँ पे V टर्मिनल वोल्टता होता है। तो पहले सेल की बात करूँ तो पहले सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता V1 है। पहले सेल का V बबल कितना है? E1 है। पहले सेल में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I तो सब में समान होगा। पहले वाले का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R1। तो यहाँ से आपने पहले वाले सेल की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कर ली। इसी प्रकार दूसरे वाले सेल की टर्मिनल वोल्टता आप देख पाओगे तो दूसरे की टर्मिनल वोल्टता कितनी बन जाएगी? V2। इसी सूत्र से V बबल उसका E2 है, करंट I है, आंतरिक प्रतिरोध R2 है, ये मान हमें मिल जाएगा। यानी कि सेलों के सिरों पे आप टर्मिनल वोल्टता कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते हो। तो अब अपने चलते हैं फाइनल रिजल्ट की ओर। चूंकि V1 आपको कितना मिला है? V1 आपको मिला है E1 माइनस IR1 समीकरण फर्स्ट। V2 आपको कितना मिला है? E2 माइनस IR2 इतना मिला है। तो इन दोनों की कुल टर्मिनल वोल्टता कितनी हो जाएगी? V1 प्लस V2 हो जाएगी। तो मतलब क्या हो गया? कुल टर्मिनल वोल्टता हम ज्ञात क्या कर रहे हैं? परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा। तो टर्मिनल वोल्टता V इज इक्वल क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2। तो V बराबर क्या बन जाएगा जी? V1 कितना है? V1 है जी E1 माइनस IR1 प्लस V2 कितना है जी? E2 माइनस IR2। और V का मान कितना होगा? IR। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे? IR। अब आप क्या करोगे? ये I वैल्यूज एक जगह पे अरेंज कर लो। सो क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे कैपिटल R है, प्रतिरोध बाहर का है वो कैपिटल R है। ओके, I वालों को आप एक जगह अरेंज करते हो ना, तो ये बन जाएगा I कैपिटल R। ये वैल्यू इधर आएगी प्लस बन जाएगी पक्षांतरण करेंगे तो, और ये वैल्यू भी इधर पक्षांतरण में होकर प्लस बन जाएगी IR2 इज इक्वल क्या बचेगा? E1 प्लस E2 ये बचेगा E1 प्लस E2। यहाँ से I कॉमन आ जाएगा तो फाइनल वैल्यू क्या बचेगी? R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2 बन जाएगा। आपको यहाँ से I ज्ञात करना था तो I ज्ञात कर लोगे। E1 प्लस E2 बटे R प्लस R1 प्लस R2। और ये समीकरण नंबर 3 अपने पास फाइनल धारा के मान को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि समीकरण नंबर अपने पास 3 बन चुकी है। अब अपने पास यहाँ पे ये तो दो ही सेल थे, तो दो विभा बल और दो आंतरिक प्रतिरोध हो गए। हो सकता है यहाँ पे श्रेणी क्रम में n सेल लगे हों, n सेल लगे होंगे तो क्या होगा? यदि परिपथ में n सेल संयोजित हो उस केस में क्या होगा?
वैल्यू n तक चली जाएगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 कहाँ तक जाएगा, En तक जाएगा। तो ये बन जाएगा E1 प्लस E2 डैश डैश करके प्लस और कहाँ तक चली जाएगी वैल्यू En तक, बटे में कैपिटल R तो है ही, आंतरिक प्रतिरोध भी उतने ही होंगे जितने सेल थे, तो आंतरिक प्रतिरोध भी Rn तक जाएंगे, तो R1 प्लस R2, इसी प्रकार से ये वैल्यू जाएगी Rn तक। ये अपने पास उस केस में रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब ऐसा हमने क्या लिया है कि प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न है, प्रत्येक का विवा बल भी भिन्न भिन्न है, तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि सेल की वोल्टताएं समान हो, आंतरिक प्रतिरोध भी समान हो। जैसे अपने जो टॉर्च में सेल अपने डालते हैं, सारे सेल एक समान हो, सारे सेल एक समान होते हैं, सबकी वोल्टताएं बराबर होती हैं, सबका आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर होता है। तो ऐसा संभव है कि प्रत्येक सेल की वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध समान हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऐसा अपने मान लें जब सारे के सारे विवा बल आपस में बराबर हो, यानी कि E1 बराबर E2 बराबर कितना हो जाएगा, डैश डैश करेंगे En तक जाएंगे, आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर होगा, R1 बराबर R2 बराबर डैश डैश करेंगे कहाँ तक जाएंगे, Rn तक जाएंगे। उस केस में ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, अतः इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर लो तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आई की, आई बराबर आएगा E प्लस E कितने तक है, n तक, ये En नहीं है सॉरी, ये E है और ये R है। सबको हमने क्या माना था, जैसे अपने पास ऐसी मैं बात करूं E1 बराबर E2 बराबर ये जो En तक थे ना, इन सबको अपने क्या मान लेंगे, E मान लिया, मतलब जितने भी विवा बल है सबको हमने क्या माना है, E। इसी प्रकार से अपने पास ये जो आंतरिक प्रतिरोध है R1 R2 R3 ये Rn तक है, उसको आपने कितना माना है, R माना है। ओके, तो अब प्रत्येक E के स्थान पे E लिखोगे, सॉरी E1 E2 En के स्थान पे E लिखोगे, n तक वैल्यू आएगी, तो ये बन जाता है n इंटू E बटे में कैपिटल R तो अपने पास में है ही, प्लस ये जो आपको आंतरिक प्रतिरोध नजर आ रहे हैं उस केस में ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, n तक हमें R लिखना है, तो ये कितना बन जाएगा, n इंटू R बन जाता है। तो ये अपने पास फाइनल रिजल्ट समीकरण 5 में निकल के आता है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि जब सारे सेल समान वोल्टता और समान आंतरिक प्रतिरोध के, उस केस में ये सूत्र काम आता है, और जब भिन्न भिन्न प्रतिरोध के, उस केस में ये सूत्र काम में आता है। तो यहाँ पे ये जो समीकरण हमें 5 मिली वो थी श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, जिसमें परिणामी I का मान है वो NE बटे R प्लस NR से हमें प्राप्त हो गया। अब अपने क्या करेंगे, ये जो सेल यहाँ पे लगे हुए हैं उनको अपने समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने श्रेणी क्रम संयोजन की डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा क्या होती है। एक्चुअल में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा होता है, और दूसरे का जो नेगेटिव होता है वो पहले वाले के पॉजिटिव से जुड़ा होता है। यानी कि दो सेल हैं अपने पास, उनको अपने विपरीत ध्रुवता से जोड़ दीजिए, यानी कि एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव आपस में जोड़ दीजिए, दूसरे का नेगेटिव तीसरे का पॉजिटिव, तीसरे का नेगेटिव चौथे का पॉजिटिव, इस प्रकार से आप कंटिन्यू जोड़ते चलोगे तो वो जो सेलों का संयोजन होगा वो क्या बन जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन बन जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हो, जब एक सेल कि एक निश्चित ध्रुवता का टर्मिनल दूसरे सेल की विपरीत ध्रुवता के टर्मिनल से संयोजित होता है, तो वह संयोजन सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन हमें प्राप्त होता है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब अपने बात करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन की, कि समांतर क्रम संयोजन में आप परिणामी धारा कैसे ज्ञात करते हो। अब अपने पास नेक्स्ट हेडिंग होगा सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार का होता है। सपोज दैट अपने पास एक सेल इस प्रकार से है, ये उसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। दूसरा सेल भी हमने इस प्रकार से ले लिया, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये हो गया, और इन दोनों सेलों को अपने आपस में इस प्रकार से कनेक्टेड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसी कुछ व्यवस्था है, और इन सेलों को अपने किसी बाह्य विद्युत परिपथ में संयोजित कर देते हैं किसी अन्य प्रतिरोधक के साथ। इस प्रकार से हमें एक स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। सो अब क्या होगा, ये जो अपने पास सेल है इसका विवा बल E1 मान लिया, आंतरिक प्रतिरोध R1 मान लिया, इसके लिए विवा बल E2 मान लिया और आंतरिक प्रतिरोध हमने R2 मान लिया। अब पहला सेल है वो ये हो गया, दूसरा सेल है वो ये हो गया,
ओके, तो दोनों ही सेलों के समान ध्रुवता के टर्मिनल को आपस में हमने एक निश्चित पॉइंट पे संयोजित कर दिया। इसी प्रकार जो दूसरी ध्रुवता थी समान ध्रुवता, उसको हमने किसी अन्य पॉइंट पे संयोजित कर दिया। यानी कि सेलों की समान ध्रुवता के टर्मिनल एक साथ किसी निश्चित बिंदु पे समायोजित कर दिए जाए तो बनने वाला जो भी संयोजन होता है वो सेलों का समांतर क्रम संयोजन होता है। अब इस समांतर क्रम संयोजन में एक्चुअल में होगा क्या कि धारा कुछ तो इस सेल के कारण आएगी, सपोज दैट I1 धारा आ रही है प्लस से बाहर की ओर, कुछ धारा इसके कारण आएगी, सपोज दैट ये I2 धारा आ रही है। इस परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी भाई I, और I का मान कितना होगा I1 प्लस I2 होगा। यानी कि दोनों सेलों के कारण अलग अलग परिमाण की धारा आ रही है और परिणामी धारा दोनों के योग से निकलने वाली है। सो अब आप क्या करोगे, हमें इस केस में भी इस परिणामी धारा का ही मान ज्ञात करना है। तो धारा का मान ज्ञात करोगे कैसे, उससे पहले ये दोनों समांतर क्रम में है तो इनकी टर्मिनल वोल्टताएं दोनों की आपस में बराबर होंगी और उस टर्मिनल वोल्टता का मान इसके तुल्य होगा। जैसे इसकी टर्मिनल वोल्टता V1 है तो इसकी भी V1 ही होगी। इसकी वोल्टता को आप V मान लो, इसकी टर्मिनल वोल्टता भी V है, इसकी भी V है और इसका भी V होगा, क्योंकि यहाँ पे V बराबर IR से अपने इक्वेशन निकालते हैं। तो समांतर क्रम में जितनी भी युक्तियाँ लगी होती है, चाहे वो बैटरी हो चाहे वो अन्य कोई युक्ति लगी हो, सबकी वोल्टताएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी टर्मिनल वोल्टता को आप V मान लो, इसको भी V हो जाएगा फिर, और ये तो V है ही, V बराबर IR से निकलता है। लेकिन इस कंडीशन में धाराएं हैं वो डिफरेंट होंगी और परिणामी धारा I बराबर I1 प्लस I2 से निकलने वाला है। ओके, तो यहाँ से आप इस I1 का मान ज्ञात कैसे करोगे, I2 का मान ज्ञात कैसे करोगे, उसके लिए भी आपको टर्मिनल वोल्टता का ही सहारा लेना होगा। एक सेल की टर्मिनल वोल्टता V बराबर E माइनस IR होती है। पहले वाले सेल के लिए मैं बात करूँ, यहाँ से आप I डिफाइन कर लो, I कितना बन जाएगा, I बन जाएगा E माइनस V बटे स्मॉल r। पहले वाले सेल की बात करें तो धारा तो पहले वाले में I1 है, V बाबल पहले वाले का E1 है, वोल्टता तो V रहेगी, प्रतिरोध कितना है, R1 है, तो ये पहले वाले सेल की धारा में निकल के आ गई। इसी प्रकार आप दूसरे सेल की धारा को डिफाइन कर सकते हो, किस प्रकार से, V बाबल E2 होगा, टर्मिनल वोल्टता तो V होनी है क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, जबकि आंतरिक प्रतिरोध R2 हो जाएगा तो ये दूसरे सेल के लिए अपने पास धारा निकल के आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई, प्रथम सेल की धारा, प्रथम सेल की धारा I1 कितना हो जाएगा, E1 माइनस V बटे R1, और इसी प्रकार दूसरे सेल की धारा E2 माइनस V बटे R2। कुल धारा कितनी हो जाएगी, कुल धारा हो जाएगी I बराबर I1 प्लस I2। तो I बराबर कितना बन जाएगा, E1 माइनस V बटे R1 प्लस E2 माइनस V बटे R2। ऐसा कुछ सिस्टम हो चुका है। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ लघुत्तम ले लो, R1 R2, यहाँ से बन जाएगा I बराबर R1 और R2 लघुत्तम ले लोगे ना आप, तो R2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा E1 माइनस V के साथ, और R1 मल्टीप्लाई होगा E2 माइनस V के साथ। तो मल्टीप्लाई सहित लिखोगे तो E1 R2 माइनस V R2 हो गया, ऊपर वाली राशि के साथ R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये E2 R1 माइनस V R1। ऐसा सिस्टम हो चुका है। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, R1 R2 को उधर पहुँचा दो, I R1 R2, क्या बचा, V सेकंड पद है और फोर्थ पद है ना, इसमें कॉमन आ रहा है V, तो E वालों को एक जगह जोड़ दो, यानी कि पहले और तीसरे पद को एक स्थान पे ले लो, E1 R2 प्लस E2 R1, ये तो एक पद हो गया। फिर माइनस ले लिया मैंने, V कॉमन लिया, माइनस भी कॉमन लिया, तो ये क्या बचेगा, R1 प्लस R2 बचेगा, क्योंकि मायने बाहर है, माइनस कॉमन ले लिया है। अब क्या करोगे आप, धारा का कंप्लीट मान ये निकल के नहीं आया है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, कुछ बच्चे सोचेंगे जी ये I का मान तो निकल के आ गया, हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें परिपथ की संपूर्ण धारा निकालनी है। जरा गौर से सुनना बात को, परिपथ की कुल धारा बराबर होता है कुल वोल्टता बटे कुल प्रतिरोध, टोटल वैल्यू कुल में आएंगी। यदि ये वास्तव में कुल धारा होती तो ऊपर वाली राशि कुल वोल्टता होती। वोल्टता यहाँ पे E1 और E2 के पदों में है, ठीक है, E1 और E2 यहाँ पे दोनों आ गए, मतलब ऊपर वाली जो राशि है
वो कुल वोल्टता, यानी कि इस समीकरण में कुल वोल्टता जरूर है, क्योंकि परिपथ में जितनी भी वोल्टताएं लगी हुई हैं सारी की सारी इसमें मेंशन है। बटे में कुल प्रतिरोध होना चाहिए, तो इस परिपथ में जितने भी प्रतिरोध लगे हुए वो सारे के सारे इस समीकरण में मेंशन नहीं हो रहे। कौन सा नहीं हो रहा? R1 भी आ रहा है, R2 भी आ रहा है, लेकिन परिपथ में एक अन्य प्रतिरोध कैपिटल R भी है, वो कैपिटल R यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा। यानी कि कुल धारा ज्ञात करते हो तो कुल वोल्टता तो अपने है समीकरण में, लेकिन ये जो कुल प्रतिरोध है ना वो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे प्रतिरोध केवल आंतरिक प्रतिरोध ही है, तो ये कुल आंतरिक धारा ही निकल के आएगी। यानी कि I बराबर V बटे R यदि आप अप्लाई करके देखते हो तो ये धारा है वो परिपथ की कुल धारा नहीं होगी। कुल धारा के लिए हमें क्या करना होगा? कुल वोल्टता बटे कुल प्रतिरोध अप्लाई करना होगा, जिसके लिए हम थोड़ा सा आगे और बढ़ने वाले हैं। उसके लिए आप क्या करोगे? आपके पास ये जो भी समीकरण है उसको आप V बराबर E माइनस IR इस रूप में कन्वर्ट कर लो। यानी कि बराबर से पहले केवल टर्मिनल वोल्टता सिंगल रूप में होनी चाहिए, E होना चाहिए, फिर I, फिर R, इस प्रकार से आप इसको अरेंज करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले V ये माइनस में है, उसको इधर लेके चलो बराबर से पहले, तो ये बन जाएगा V R1 प्लस R2। ऐसा कुछ सिस्टम हो गया। बराबर के बाद हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? E के पद को लेके आना है। ये ब्रैकेट की वैल्यू E के पद को रिप्रेजेंट कर रही है। E1 R2 प्लस E2 R1 हो जाएगा। ओके, ये E का पद आ गया। बाद में माइनस का निशान आना चाहिए, I का पद आना चाहिए। I का पद बराबर से पहले है, पक्षांतरण करो, इधर आकर के ये बिल्कुल माइनस बन जाएगा। फिर I का पद आएगा, ये R1 R2 बन जाएगा। यानी कि V बराबर E माइनस IR बना, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई। क्या? V है वो सिंगल होना चाहिए, उसके साथ में कोई भी राशि गुणा भाग में नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे V के भाग में कुछ गुणा भाग आ रहा है उसके साथ में, उसको आप दूसरी ओर लेके आओगे। तो V बराबर फाइनली अपने पास कितना बचेगा? V बराबर अपने पास फाइनली बचेगा E1 R2 बटे E2 R1। ये R1 प्लस R2 इस के बटा में भी होगा और इसके बटा में भी होगा। यानी कि R1 प्लस R2 कंप्लीट के बटा में आना है पक्षांतरण होके, लेकिन मैं इसको अलग अलग इसके बटा में भी लिखूंगा और इसके बटा में भी लिखूंगा। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बटे क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। ऐसा अपने पास एक सिस्टम तैयार हो गया। ये समीकरण नंबर अपने पास 3 आ चुकी है। ये जो समीकरण है ना वो इस रूप में है। V बराबर से पहले केवल, फिर E का पद आ रहा है, फिर माइनस है, फिर I आ रहा है, फिर कोई R का पद आ रहा है। ओके, अब आप इस समीकरण नंबर 3 की तुलना कर लो। किसके साथ है? समीकरण 3 की V इज इक्वल E माइनस IR से तुलना करने पर उस केस में आप क्या देखोगे कि V के स्थान पे V है, ठीक है। E के स्थान पे क्या आ रहा है? ये जो E आ रहा है वो परिणामी वोल्टता, क्योंकि E1 और E2 यहाँ पे दोनों मेंशन है, तो ये परिणामी वोल्टता बनेगी पूरे परिपथ की, जिसका मान E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 हमें दिखाई दे रहा है। और ये समीकरण नंबर अपने पास 4 आ चुकी है। अब नेक्स्ट, माइनस के स्थान पे माइनस है, I के स्थान पे I है, लेकिन R क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध आएगा, परिणामी आंतरिक प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध नहीं होगा। समीकरण आपको अच्छे से याद होगी। ये जो I होता है वो केवल आंतरिक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है। तो परिणामी आंतरिक प्रतिरोध हमें यहाँ से मिलेगा, परिणामी आंतरिक प्रतिरोध। R इक्वलेंट इसको आप नाम दे दोगे। मान कितना मिलेगा हमें तुलना करने पे? R1 R2 बटे R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 5। ये तो परिणामी वीवाबल रिप्रेजेंट होगा और ये परिणामी आंतरिक प्रतिरोध रिप्रेजेंट होगा। ओके, सो सेलों के समांतरक्रम संयोजन में यदि परिणामी वीवाबल की वैल्यू डेरिवेट करवानी पूछ ली जाए, ये जो अपने पास वैल्यूज है वो एक्स्ट्रा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में कई बार एग्जामिनर घुमा देता है कि समांतरक्रम संयोजन में परिणामी वीवाबल और आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो आपको इतनी डेरिवेशन करनी है जिसमें हमने परिणामी वीवाबल ज्ञात कर दिया और परिणामी आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर दिया, लेकिन परिणामी धारा अभी भी बाकी है। तो परिणामी धारा अब अपने ज्ञात करेंगे। परिणामी धारा
परिणामी धारा बराबर होता है परिणामी वोल्टता बटे परिणामी प्रतिरोध। परिपथ की परिणामी वोल्टता कितनी है, ये रही परिणामी वोल्टता समीकरण नंबर 4 में। तो I बराबर क्या आएगा, परिणामी वोल्टता यानी कि परिणामी विवा बल E इक्वलेंट बटे परिणामी प्रतिरोध। अब परिणामी प्रतिरोध दो प्रकार के लगे हुए हैं, एक तो आंतरिक प्रतिरोध और एक बाह्य प्रतिरोध है। ये दोनों श्रेणी क्रम में यानी कि ये दोनों समांतर क्रम में थे, लेकिन समांतर क्रम में हमने परिणामी मान ज्ञात कर लिया R इक्वलेंट, अर्थात इन दोनों का एक परिणामी प्रतिरोध आ गया R इक्वलेंट, और वो R इक्वलेंट जो होगा वो इसके श्रेणी क्रम में होगा, और श्रेणी क्रम में जो परिणामी प्रतिरोध आता है वो जुड़ के आता है, यानी कि R इक्वलेंट में आप इस कैपिटल R को प्लस कर दो तो वो परिणामी प्रतिरोध निकल के आ जाता है, यानी कि ये वैल्यू आ गई समीकरण नंबर 6 में, जो कि परिपथ की परिणामी धारा को रिप्रेजेंट करती है। तो परिणामी धारा बराबर क्या बनता है, परिणामी विवा बल यानी कि वोल्टता बटे परिणामी प्रतिरोध। विवा बल यानी कि वोल्टता समीकरण नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे। इसी प्रकार से जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो परिणामी प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, तो आंतरिक प्लस बाह्य और आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू है वो अपने पास समीकरण नंबर 5 में है। ऐसा कुछ आपको सिस्टम करना है। अब अपने पास यहाँ पे ये तो केवल 2 ही सेल लगे हुए हैं, यदि यहाँ पे n सेल लगे हो तो भी आप इसको इस प्रकार से अरेंज करोगे, और यदि समान विवा बल के सेल लगे हुए हैं तो भी आपको अरेंज करना होगा। सपोज दैट कि समान विवा बल के सेल लगे हैं, यदि ऐसा हो जाए कि E1 बराबर E2 बराबर इस प्रकार से ये E हो, सेल भी समान वोल्टता के हैं, आंतरिक प्रतिरोध भी समान वोल्टता का समान ओम का, R1 बराबर R2 और इसको क्या मान लोगे आप R मान लोगे, उस केस में परिणामी विवा बल कितना बनेगा। अतः उस केस में जब आप परिणामी विवा बल की बात करोगे तो परिणामी विवा बल कितना आएगा, E और R प्लस ER, यानी कि ER प्लस ER कितना बन गया 2ER। क्यों, क्योंकि E1 E2 के स्थान पे भी हमें E लिखना है और R1 R2 के स्थान पे हमें R लिखना है, बटे में R प्लस R यानी कि 2R, बटे में आ जाएगा 2R, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, परिणामी वोल्टता कितनी आएगी, परिणामी वोल्टता E निकल के आएगी। इज दैट क्लियर, ओके। परिणामी आंतरिक प्रतिरोध देखिए आप, R इक्वलेंट कितना बन जाएगा, इसके स्थान पे भी R, इसके स्थान पे भी R, अब यहाँ पे गुणा हो रहा है तो R इंटू R यानी कि R स्क्वायर बन जाता है, बटे में R प्लस R यानी कि 2R बन जाता है, R से R कैंसिल, परिणामी मान आ जाएगा R बटे 2 आ जाएगा। ओके, तो ये परिणामी आंतरिक प्रतिरोध बन जाएगा और ये परिणामी विवा बल बन जाएगा जब सभी सेलों की वोल्टताएं आपस में बराबर और आंतरिक प्रतिरोध भी आपस में बराबर हो जाएं। अब यहाँ से आप क्लियर देख सकते हो कि सेलों को जब भी आप समांतर क्रम में जोड़ते हो तो चाहे कितने भी सेल लगा लो, हमने यहाँ पे 2 सेल लगाए थे तो ये वैल्यू 2 के गुणांक में आ रही थी, यदि n सेल लगा देते तो ये वैल्यू क्या बन जाती, NER बटे NR, n से n कैंसिल, R से R कैंसिल, वैल्यू अब भी E बचती। कहने का मतलब जितने भी अपने पास सेल होंगे उनको आप समांतर क्रम में लगाओगे तो इस परिपथ की जो परिणामी वोल्टता आएगी वो उतनी ही आएगी जितनी एक सेल की वोल्टता है। यहाँ पे E है वो एक सेल की वोल्टता है, क्योंकि सबकी वोल्टता को हमने E माना था। तो परिणामी वोल्टता यदि आपको कम करनी है तो केवल और केवल सेलों को आप समांतर क्रम में लगा दो, और वोल्टता कम होने से I बराबर V बटे R यानी कि E बटे R कह सकते हो। वोल्टता कम है तो भाई धारा का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो समांतर क्रम में लगाने पर परिणामी वोल्टता उतनी ही आती है जितनी एक सेल की वोल्टता होती है, यानी कि धारा का मान है वो हमें कम प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के बात ये हो जाती है कि समांतर क्रम संयोजन में हमें परिणामी धारा है वो कम मिलती है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में हमें परिणामी धारा ज़्यादा मिलती है। सो ये अपने पास सिस्टम था सेलों का समांतर क्रम संयोजन, जिसके अंतर्गत आप इसको अच्छे से देखोगे कि परिणामी धारा के लिए या फिर परिणामी विवा बल के लिए या परिणामी आंतरिक प्रतिरोध के लिए हमें वैल्यू किस प्रकार से नजर आती है। और गड़बड़ यहाँ पे होगी, कुछ बच्चे यहीं पे आई का मान है वो फाइंड आउट करके छोड़ देंगे जी आई का मान आ चुका है, लेकिन इसमें आई का मान नहीं आया क्योंकि इसमें परिणामी प्रतिरोध हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक सेलों का समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।